कांग्रेस का चाइना के साथ समझौता पुराना है। इसी वजह से चाइना कांग्रेसी संस्थाओं को करोड़ों का चंदा देता था और कांग्रेस चाइना के हितों की तरफदारी करती रही। आज भी सीमा विवाद पर कांग्रेस, खास तौर से राहुल गांधी जिस किस्म के बयान देते हैं वो चाइना के हित में और भारत के हितों के खिलाफ होता है। अब जब इंडिया बनाम भारत के विवाद में कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन फंस गया तो कांग्रेस के दोस्त उसकी मदद करने के लिए दौड़ आए। चाइना ने ये सब तब किया जब भारत में G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। इस बीच इंडिया बनाम भारत को लेकर जारी बहस में चाइना कूद पड़ा, ये जानते हुए ये भारत का नितांत आंतरिक मुद्दा है। लेकिन कांग्रेस की मदद के लिए चाइना ने इसमें अपनी टांग फंसाने की कोशिश की और भारत को सलाह दे डाली। चाइना ने कहा कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। भारत का नाम बदलने के बजाय दूसरे मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत ज्यादा है। सवाल तो ये है कि क्या भारत अपनी आर्थिक प्रणाली में रिफॉर्म ला सकता है। सवाल ये है कि G20 की मेजबानी को भारत अच्छी तरह से बना सकता है, खुद को विकास की दिशा में और ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। अब चाइना का इस मुद्दे पर बोलना कई लोगों को रास नहीं आ रहा। सोशल मीडिया पर शी जिनपिंग की सरकार को निशाने पर लिया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि इंडिया बनाम भारत की डिबेट तब शुरू हुई जब G20 के लिए भेजे गए निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। इसके बाद से सोशल मीडिया पर चर्चा भी शुरू हो गई कि मोदी सरकार इंडिया का नाम बदलकर भारत कर सकती है। विपक्ष के भी हर बड़े नेता ने इस पर टिप्पणी देकर इसे सुर्खियों में ला दिया। वैसे पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक में मंत्रियों को दो टूक कह दिया कि वे इस मुद्दे पर अभी भी कुछ खुलकर बोलने से बचें। उनकी तरफ से ये जरूर कहा गया कि सनातन विवाद पर और ज्यादा खुलकर बोलने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले सनातन, तिलक, भारत, इंडिया, हिंदू और हिंदुत्व को लेकर विवाद पैदा हो गया। बड़ी बात यह है कि यह विवाद विपक्ष की तरफ से खड़ा किया गया है, जिसने 26 या 28 दलों का गठबंधन बनाया है और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति पर काम कर रही है। विपक्षी गठबंधन की ओर से इस मामले पर जमकर बयानबाजी की जा रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, कोरोना, मलेरिया से करते हुए इसे खत्म करने की बात कही। अब डीएमके सांसद ए राजा ने सनातन धर्म को HIV और कुष्ठ रोग बता दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक ने इसका समर्थन कर दिया तो समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर स्टालिन के समर्थन में बयान देने लगे। हिंदुत्व की सियासत करने वाले उद्धव ठाकरे की पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे बीजेपी की सियासी चाल कह डाला और कांग्रेस के जयराम रमेश को ये सब अभिव्यक्ति की आजादी दिखने लगा। लेकिन 100 घंटे के अंदर कांग्रेस सहित सभी पार्टियों ने यू टर्न ले लिया। अरविंद केजरीवाल, संजय राउत, रामगोपाल यादव ने खुलकर विरोध किया। बीजेपी और आक्रामक हुई और सनातन के खिलाफ डीएमके के बयान पर राहुल, सोनिया से सफाई मांगी तो कांग्रेस ने भी डीएमके नेताओं के बयान पर से किनारा कर लिया। भारत में सनातन धर्म को मानने वाले 109 करोड़ लोग हैं। बयान दक्षिण की राजनीति में अपना वोट बैंक दुरुस्त करने की चाहत रखने वाले डीएमके नेता देते हैं, लेकिन इस पर सवाल उत्तर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछा जाता है, क्या यही विपक्षी गठबंधन की विचारधारा है? सवाल कांग्रेस के गले में फंसा तो उसकी आवाज 100 घंटे में बदल गई। केसी वेणुगोपाल सभी को अपनी बात कहने की आजादी बताते हैं, लेकिन अब पवन खेड़ा डीएमके के बयान पर असहमति जताते हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि हम ऐसी टिप्पणी के साथ नहीं हैं। कांग्रेस के यूटर्न की पहली वजह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ का चुनाव है, जहां शिवराज सिंह अब सभाओं में घूम घूमकर कांग्रेस से ही सवाल कर रहे हैं। उत्तर के राज्यों में बीजेपी के साथ बहुसंख्यक वोट चुंबक की तरह चिपका हुआ है। कांग्रेस को शायद ये अंदाजा थोड़ी देर बाद लगा कि दक्षिण में प्रेम में उत्तर का गेम बिगड़ सकता है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस की 52 सीटें, इसमें 28 तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और तेलंगाना से आईं। 2019 में ही बीजेपी को असम, गुजरात, दिल्ली, बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और बंगाल में 57% से लेकर 70% तक हिंदू वोट एकजुट होकर मिला, जहां से लोकसभा की 296 सीटों का चुनाव होता है। यानी कांग्रेस को यह समझ आया कि सहयोगी दल के बयान पर सफाई उन्हीं से मांगी जाएगी, लिहाजा खुद को इससे अलग नहीं किया। देश के उत्तर में उसे बड़ा झटका लगा। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पास कर सनातन धर्म को हिंदुत्ववाद और राष्ट्रवाद के बराबर बताया था और उसी सनातनी धर्म का एक प्रतीक तिलक जो हिंदू धर्म के नागरिक माथे पर लगाते हैं, और इसी तिलक का नाम लेकर नया विवाद बिहार में उठा है। सवाल ये कि क्या सनातन, तिलक और हिंदू, इन्हीं तीनों के इर्द गिर्द एक सधी हुई राजनीति की लकीर विपक्ष बीजेपी के खिलाफ खींचना चाह रहा है? जहां दक्षिण के डीएमके नेताओं के बयान से शुरू हुआ विवाद अब उत्तर में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेताओं ने आगे बढ़ा दिया। जगदानंद सिंह ने सनातन वाली सियासत में विवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रतीक के तौर पर तिलक को चुना है।
जगदानंद सिंह का कहना है कि देश मंदिर बनाओ या मस्जिद तोड़ो अभियान से नहीं चलेगा। देश में हिंदू मुस्लिम को बांटने से काम नहीं चलेगा। आरजेडी के ही एक कार्यक्रम में जगदानंद सिंह ने आरोप लगाया कि तिलक लगाने वालों ने ही देश को गुलाम बनाया और लगे हाथ पूछा कि देश गुलाम किस समय हुआ? क्या उस समय कर्पूरी ठाकुर, लालू प्रसाद यादव, राम मनोहर लोहिया जैसे नेता थे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। G20 समिट के ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधने में लगे हैं। ऐसे वक्त में जब विपक्षी दल गठबंधन बनाकर बीजेपी को चारों तरफ से घेर रही है, उस वक्त मनमोहन सिंह का केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ करना कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी को किनारे लगाकर मनमोहन सिंह ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नई विश्व व्यवस्था को संचालित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत ने शांति की अपील करते हुए अपने संप्रभु और आर्थिक हितों को पहले स्थान पर रखकर सही काम किया। रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर मनमोहन सिंह ने कहा कि जब दो या उससे ज्यादा देशों के बीच तनाव होता है तो दूसरे देशों पर कोई एक साइड चुनाव का दबाव बन जाता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शांति की ये अपील कर भारत ने बेहतर तरीके से अपने संप्रभु और आर्थिक हितों को प्रथम स्थान देकर सही काम किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष और चाइना एवं पश्चिमी देशों के बीच तनाव के कारण विश्व व्यवस्था में बहुत बदलाव आ चुका है। इस नई व्यवस्था के संचालन में भारत ने अहम रोल निभाया और आज वैश्विक तौर पर भारत की साख बढ़ी है। 2047 तक देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी के दावे पर मनमोहन सिंह ने कहा कि आने वाले सालों में भारत अर्थव्यवस्था का पावर हाउस होगा। उन्होंने कहा कि भारत बदलती वैश्विक व्यवस्था में अद्वितीय आर्थिक अवसर के मुहाने पर खड़ा है। हालांकि उसके पास एक बड़ा बाजार है और वो प्राकृतिक संसाधनों के जरिए उत्पाद और निर्माण कर आने वाले दशकों में दुनिया भर में अर्थव्यवस्था का पावर हाउस होगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के भविष्य को लेकर मुझे चिंता से ज्यादा आशाएं हैं, लेकिन मेरा आशावाद इस पर निर्भर करता है कि भारतीय समाज में कितना सौहार्दपूर्ण माहौल है, क्योंकि सही विकास के लिए सबसे जरूरी बुनियाद है ये। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में कहाँ खड़ा है, देश की राजनीति में इसका मुद्दा भी बनना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कूटनीति और विदेश नीति का निजी राजनीति या पार्टी के लिए उपयोग करने में संयम बरता जाए। भारत चाइना के मुद्दे पर भी मनमोहन सिंह ने बात की और कहा कि ये दुख की बात है कि चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ रिश्तों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्या करना चाहिए, इस पर मेरा बोलना ठीक नहीं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जरूरी कदम जरूर उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 7 विधानसभाओं पर हुए उपचुनाव के नतीजों से साफ है कि विपक्षी गठबंधन कागजों पर ही अपनी ताकत दिखा रहा है, जमीन पर उसकी पकड़ अभी नहीं बनी है। यही वजह है कि झारखंड में दोनों सीटों पर एनडीए की बढ़त और त्रिपुरा की दोनों सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। झारखंड में विपक्षी गठबंधन की सरकार है और त्रिपुरा में बीजेपी की। उत्तराखंड से भी कांग्रेस के लिए कोई अच्छी खबर नहीं आई। बीजेपी ने त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में बक्सा नगर और धनपुर विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल कर ली। निर्वाचन आयोग के मुताबिक बीजेपी के तफज्जल हुसैन ने बक्सा नगर विधानसभा सीट पर 30,237 वोटों से जीत दर्ज की। इस विधानसभा सीट पर करीब 66% वोटर अल्पसंख्यक हैं। तफज्जल हुसैन ने 34,140 वोट हासिल किए, जबकि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी मिजान हुसैन को 3,909 वोट मिले। मतलब यहां दूसरे नंबर पर रही पार्टी अपनी जमानत तक नहीं बचा सकी। विपक्षी गठबंधन के लिए यह बेहद शर्मनाक पराजय रही। बीजेपी उम्मीदवार बिंदु देबनाथ ने धनपुर विधानसभा सीट पर 18,871 वोटों से जीत हासिल की। धनपुर विधानसभा सीट पर वोटों में एक बड़ा तबका आदिवासी समुदाय का है। उपचुनाव में बिंदु देबनाथ ने 30,017 वोट पाए और कम्युनिस्ट पार्टी के उनके करीबी प्रतिद्वंदी कौशिक चंदा को 11,146 वोट्स मिले। हालांकि काउंटिंग के दौरान मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मतदान में बड़े पैमाने पर धांधली और निर्वाचन आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाते हुए मतगणना का बॉयकॉट किया। दोनों सीटों पर त्रिपुरा में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और माकपा के बीच ही मुकाबला था, क्योंकि दो अन्य विपक्षी पार्टियों टिपरा मोथा और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे। उपचुनाव के लिए बीते 5 सितंबर को वोटिंग हुई थी। दोनों विधानसभा सीटों पर औसतन 86% मतदान हुआ था। कड़ी सुरक्षा के बीच सोनमुरा गर्ल्स स्कूल में वोटों की गिनती हुई। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी विधायक शमसुल हक के निधन की वजह से बाक्सा नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ था। वहीं केंद्रीय मंत्री
प्रतिमा भौमिक के धनपुर के विधायक पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी ये सीट और इस पर उपचुनाव कराना जरूरी हो गया था। 7 महीने पहले भी बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पहली बार धनपुर सीट पर जीत दर्ज की थी और उपचुनाव में भी उन्होंने ये सीट बरकरार रखी थी। सत्तारूढ़ पार्टी ने उपचुनाव में बड़ी जीत दर्ज करते हुए अल्पसंख्यक बाहुल्य बक्सा नगर सीट को माकपा से छीन लिया। इस जीत के साथ ही 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा में बीजेपी के विधायकों की संख्या 33 हो गई। विधानसभा में उसकी सहयोगी पार्टी इंडिजिनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा का एक विधायक है। त्रिपुरा विधानसभा में विपक्षी त्रिपुरा मोथा के 13, माकपा के 10 और कांग्रेस के 3 विधायक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दक्षिण भारत में कांग्रेस को सबसे ज्यादा उम्मीद कर्नाटक से है, लेकिन बीजेपी और देवेगौड़ा ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि कर्नाटक में कांग्रेस को एक अदद सीट के लाले पड़ सकते हैं। जेडीएस के साथ बीजेपी के गठबंधन की बात करीब करीब फाइनल हो चुकी है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने बताया कि राज्य की 4 सीटों पर सहमति बनी है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह जेडीएस को 4 लोकसभा सीट देने के लिए सहमत हैं। ये बीजेपी के साथ चुनावी समझौते के तहत हुआ। सूत्रों का कहना है कि जेडीएस मंड्या, हासन, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर सीट पर चुनाव लड़ना चाहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जेडीएस को इनमें से सिर्फ 1 सीट पर ही जीत मिली थी, जबकि बाकी 3 सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी है। मंड्या, बेंगलुरु ग्रामीण और चिकबल्लापुर बीजेपी जीती थी, जबकि जेडीएस सिर्फ हासन सीट ही जीत सकी थी। सूत्रों ने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस सुप्रीमो एचडी देवेगौड़ा ने मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर गोपनीय बातचीत की। सूत्रों के मुताबिक जेडीएस 28 में से 5 संसदीय सीटों की मांग कर रही है और भाजपा 4 सीटों के लिए बातचीत कर रही है। जेडीएस ने हासन, मांड्या, कोलार, तुमकुर और बेंगलुरु सीटों पर जोर दिया। हासन का प्रतिनिधित्व देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना ने किया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में भारत के चुनाव आयोग से संपत्ति के संबंध में जानकारी छिपाने की पृष्ठभूमि में उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। मांड्या जेडीएस का एक मजबूत आधार है, लेकिन बीजेपी मौजूदा सांसद सुमलता अंबरीश का समर्थन कर रही है, जिन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। उन्होंने प्रमुख मामलों में बीजेपी को अपना समर्थन दिया था। सूत्रों ने कहा, भाजपा मंड्या सीट अपने पास रख सकती है और सुमलता अंबरीश को भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ाएगी। बेंगलुरु ग्रामीण का प्रतिनिधित्व डीके सुरेश शिवकुमार द्वारा किया जाता है। डेप्यूटी सीएम डीके शिवकुमार के भाई सुरेश शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय का चेहरा बनकर उभरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि बीजेपी और जेडीएस दोनों को राज्य में कांग्रेस सरकार की मजबूत स्थिति का एहसास हो गया। अगर वे स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस अधिकांश सीटें आसानी से जीत सकती है। इसके अलावा ऑपरेशन हेस्ट के तहत कांग्रेस के आक्रामक कदमों से दोनों दल चिंतित हैं। देवेगौड़ा अपने बेटे और पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। कुमारस्वामी को हाल ही में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उनके दिल की सर्जरी हुई थी। सूत्रों ने कहा कि जेडीएस मंड्या सीट बीजेपी के लिए छोड़ सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पार्टी के कदम के बारे में जानकारी है और उन्होंने गठबंधन को हरी झंडी भी दे दी है। विधानसभा चुनाव में जीत और गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन के दम पर कांग्रेस पार्टी संसदीय चुनाव में 28 में से 20 सीटें जीतने का लक्ष्य बनाकर चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने G20 समिट में हिस्सा ले रहे दुनिया भर के नेताओं के लिए वेलकम डिनर का आयोजन किया, जिसमें देश के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया। इस वेलकम डिनर में नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक और एमके स्टालिन से लेकर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शामिल होने की सूचना है। लेकिन राष्ट्रपति ने न तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और न ही कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी को आमंत्रित किया। इस बात से राहुल गांधी इतने खफा हो गए कि विदेश की धरती पर बैठकर अपना दुखड़ा सुनाने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने कांग्रेस पार्टी के प्रमुख और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 डिनर में आमंत्रित नहीं किया। राहुल ने कहा कि सरकार भारत की 60% आबादी के नेता की कद्र नहीं करती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को वैश्विक नेताओं के G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। ब्रसेल्स में मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की कार्रवाई उसकी सोच के बारे में बताती है। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि ये आपको बताता है कि सरकार की सोच कैसी है। 3 यूरोपीय देशों बेल्जियम, फ्रांस और नॉर्वे की यात्रा पर गए राहुल ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों के साथ बंद कमरे में बैठक की। उन्होंने कहा कि ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में लोगों को सोचना चाहिए, जिन्हें ऐसा करने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है और इसके पीछे किस प्रकार की सोच है।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेल्जियम के ब्रसेल्स प्रेस क्लब में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि G20 बातचीत के लिहाज से बेहद कम है। भारत इसकी मेजबानी कर रहा है और ये गर्व की बात है। इस दौरान उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को G20 की मीटिंग में नहीं बुलाने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र को लेकर जो हो रहा है वो बेहद गंभीर है। देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर उन लोगों के जरिए हमला किया जा रहा है जो भारत को चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 370 पर हमारा स्टैंड क्लियर है। ये CWC में पास किए गए प्रस्ताव में साफ है। राहुल गांधी ने कहा कि हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि देश के हर एक आदमी के पास अपनी आवाज है और उसके पास उसकी अभिव्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। हम ये मानते हैं कि कश्मीर का विकास हो, कश्मीर आगे बढ़े और वहां शांति हो। राहुल गांधी बोले कि हमारे देश की प्रकृति में बदलाव की कोशिश की जा रही है। अल्पसंख्यकों में शामिल दलित, ट्राइबल और पिछड़ी जातियों पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि पैसे और पावर केंद्रित हो। राहुल गांधी ने यूरोप के 3 देशों के अपने दौरे की शुरुआत ब्रसेल्स के यूरोपीय संसद के कुछ सदस्यों के साथ एक मीटिंग के जरिए की। राहुल गांधी 11 सितंबर को नॉर्वे जाएंगे, जहां वे राजधानी ओस्लो में सांसदों से मुलाकात करेंगे। वे अनिवासी भारतीयों से भी मुलाकात करेंगे और ओस्लो विश्वविद्यालय में एक बैठक में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी का G20 शिखर सम्मेलन के समापन के एक दिन बाद 12 सितंबर की रात स्वदेश लौटने का कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस के लिए पंजाब सबसे बड़ा सिरदर्द बन गया। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने पर आमादा हैं, लेकिन पंजाब के नेताओं ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपना इस्तीफा तैयार कर लिया है और कांग्रेस आलाकमान को संदेश भेज दिया है कि अगर गठबंधन हुआ तो सारे के सारे एक साथ कांग्रेस से त्याग पत्र दे देंगे। कांग्रेसी विधायकों की इस धमकी के बाद विपक्षी गठबंधन टूट के करीब पहुंच गया है, क्योंकि अगर गठबंधन में शामिल होने का कोई फायदा अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलता तो वे गठबंधन में सिर्फ गिनती बढ़ाने के लिए क्यों शामिल रहेंगे। हालांकि यही हाल ममता बनर्जी और नीतीश कुमार का है, जिन्हें गठबंधन की तरफ से कोई फायदा नहीं दिख रहा। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग द्वारा विधायकों और पार्टी प्रत्याशी रहे नेताओं की बुलाई गई बैठक में प्रगट सिंह, भारत भूषण आशु, सुखपाल खैरा, अरुणा चौधरी, सुखविंदर सिंह सरकारिया, संगत सिंह गिलजिया, तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा, राजकुमार चब्बेवाल सहित अन्य नेताओं ने स्पष्ट किया यदि ऐसा हुआ तो वे पार्टी छोड़ देंगे। एक विधायक ने त्यागपत्र देने की भी धमकी दी। प्रदेश के नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग और प्रताप सिंह बाजवा को अधिकृत किया है कि वह हाईकमान को उनकी राय से अवगत करवाएं। वड़िंग ने सांसदों को भी बैठक में बुलाया था, लेकिन मोहम्मद सादिक को छोड़कर कोई भी नहीं पहुंचा। बैठक में यह भी आरोप लगा कि सांसद तो आम आदमी पार्टी के साथ समझौते के हक में हैं। पार्टी नेताओं ने सादिक से सवाल पूछा कि क्या उनका स्टैंड है। इस पर सांसद ने कहा कि पार्टी हाईकमान जो कहेगी उसके साथ रहेंगे। जब उनसे व्यक्तिगत राय पूछी गई तो उन्होंने कहा कि वह उनके साथ ही हैं। बैठक का पारा तब और चढ़ गया जब पूर्व मंत्री ने कह दिया कि कई पार्टियां उनके साथ संवाद स्थापित करना चाहती हैं, वह कांग्रेस को छोड़कर जाना नहीं चाहते, लेकिन अगर पार्टी यह चाहती है कि वह किसी दूसरी पार्टी में जाएं तो वह ऐसा भी कर सकते हैं। इसी पर एक विधायक ने कह दिया कि अगर आम आदमी पार्टी के साथ समझौता होता है तो वह त्यागपत्र दे देंगे। लगभग 2 घंटे बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा हुई। भगवंत मान सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है। अकाली दल को राजनीतिक ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा। कांग्रेस सत्ताधारी दल के साथ समझौता करती है तो न सिर्फ कांग्रेस बैठे बिठाए सत्ता विरोधी लहर में डूब जाएगी, बल्कि इसका फायदा भाजपा और शिरोमणि अकाली दल को होगा। राजावड़िंग ने गठबंधन पर कहा, अभी तक पार्टी हाईकमान की तरफ से उन्हें कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। पार्टी ने उन्हें सभी 13 लोकसभा सीटों पर अपनी तैयारी करने के लिए कहा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी ने उन्हें और बाजवा को हाईकमान से बातचीत करके प्रदेश के नेताओं की बात बताने के लिए अधिकृत कर दिया है। 16 सितंबर को बेंगलुरु में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वो पार्टी नेताओं की बात हाईकमान के समक्ष रख देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।